सो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि हमने पहले डिसाइड किया था कि हम एवरी संडे एक बुक को डिस्कस किया करेंगे। तो इस संडे की हमारी किताब है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इस बात को आपस में सोचेंगे कि हमने बुक रीडिंग का निर्णय क्यों लिया। अपने सिलेबस की किताबें ही खत्म नहीं होती तो किताबें पढ़ने से क्या होगा। देखो बेसिकली ऐसा होता है कि जो हमारा माइंड है ना, इसको चाहिए खुराक। जैसे हमारे शरीर की खुराक हम खाना खा लेते हैं दिन में 3 बार 4 बार। तो इस खोपड़ी की, इस माइंड की खुराक क्या है? किताबें हम पढ़ते नहीं। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि हम तो रील देखने में बिजी हैं। हमारे पास टाइम थोड़ी है किताब पढ़ने का। किताबें पढ़ना तो किसी और का काम है, हमारा काम तो नहीं है। हम तो बुक समरी सुनते हैं खाली। किताब से हमारा दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। हम तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है भाई, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, लेकिन एक जिंदगी में सुकून आता है जब हमारी लाइब्रेरी होती है खुद की पर्सनल। जो हमारे घर में बुक्स होती हैं, किताबों से इंसान बहुत कुछ सीखता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एज एन इंडियन मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब हम किताब पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो वो ऐसा नहीं है कि आप किताब को पढ़ रहे हो। उसको पढ़ते पढ़ते आपका माइंड फोकस होता है। आपका जो माइंड है वो रिलैक्स होता है। लेफ्ट हेमिस्फेयर राइट हेमिस्फेयर की एक्टिविटी होती है। कुछ नया सीखने को, जानने को मिलता है। क्या पता आपको कौन सी एक ऐसी बात इस किताब में पता लग जाए जो आपकी पूरी जिंदगी ही बदल के रख दे। क्योंकि एक्चुअल में तो हमारा इंटरेस्ट नहीं पता होता ना कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है। वी आर स्टिल डिस्कवरिंग आवर पैशन। मेरे को तो बाय चांस मिल गया मेरा पैशन कि मुझे माइंड के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, ह्यूमन साइंस के बिहेवियर के बारे में पढ़ना और बताना अच्छा लगता है। तो इस चीज को मैं कर सकता हूँ क्योंकि आई एम पैशनेट अबाउट दिस। लेकिन आप लोगों को कैसे अपना पर्पस डिस्कवर होगा? तो जो ये मंक हू सोल्ड हिज फरारी किताब है, ये मेरी लाइफ की पहली किताब है जो मैंने लगभग 2017 में पहली बार पढ़ी थी। उस टाइम मतलब सेल्फ हेल्प जर्नी की मेरी शुरुआत ही हुई थी। और मतलब इसको मैंने तब पढ़ा था जब मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए मेरे को मेरी टीचर ने बताई थी ये। तो ये किताब मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इसका टाइटल है मंक हू सोल्ड हिज फरारी। तो आपको लगेगा कि बिग साधु ने अपनी फरारी बेच दी। तो बट ये जो किताब है ना, ये इतनी अच्छी किताब है, मतलब इसको मैं कम से कम 7-8 बार पढ़ चुका और अभी भी मेरा मन नहीं भरता इसको पढ़ने से। ये रोबिन शर्मा एक राइटर है, उनकी बहुत ही अच्छी किताब है। शुरुआत में लगता है कि यार क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि शुरुआत में ना वो जूलियन मेंटल नाम का जो इंसान है उसका वो डिस्कशन दिखाया गया है कि कैसे वो इंसान जो था जूलियन मेंटल अपनी जिंदगी में इतना मशगूल हो गया। मतलब पैसे कमाने के चक्कर में 18-18 घंटे काम करने के चक्कर में एज एन लॉयर था वो। तो बढ़िया बढ़िया हाई प्रोफाइल केस आते थे उसके पास में। बट जो उसकी हेल्थ थी वो डे बाय डे खराब होती गई। तो अब एट द एंड उसमें पैसा तो आ गया बट उसकी हेल्थ खराब होगी। तो उसके बाद में उसको एक दिन कोर्ट के अंदर हार्ट अटैक पड़ जाता है। तो वो सोचता है, डॉक्टर बोलते हैं या तो स्ट्रेस को छोड़ दे नहीं तो तू मर जाएगा। लेकिन जूनियर जूनियर जो मेंटल था ना, उसने एक चीज को नोटिस किया कि वो पैसे कमाने की दौड़ में तो बहुत आगे भाग गया, लेकिन ना तो उसकी वाइफ उसके साथ में है, मतलब कोई साथ में था नहीं। क्योंकि ऐसा होता है जब हम लाइफ में कामयाब होना शुरू हो जाते हैं ना, तो जो जो बाकी लोग होते हैं ना वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, हमारा परिवार, हमारे दोस्त। क्योंकि हम अपने आप जो इंसान कामयाब होता है ना, उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है वो सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है। वो खुद के ऊपर ही सारा फोकस कर देता है कि वो बाकी चीजों को भूल जाता है कि सोसाइटी भी है, कोई और लोग भी हैं। तो जूलियन मेंटल भी सेम ऐसा ही था। उसने अपने ऊपर बहुत ध्यान दिया, बहुत पैसा कमाया, एक्सट्रीमली रिच बन गया, बट उसकी हेल्थ खत्म होगी। तो अब वो क्या करता है, जितनी उसकी संपत्ति थी, उसकी जो फरारी थी, मतलब जिन चीजों के साथ में उसका अटैचमेंट था ना, उन सबको बेच बाच के एक यात्रा पे निकल पड़ता है। अब वो यात्रा क्या है? एक यात्रा उसकी है सेल्फ डिस्कवरी की, खुद को जानने की। तो वहां का था बंदा है वेस्टर्न का, तो खुद को जानने तो कहाँ आएगा? इंडिया आएगा, ईस्ट की साइड में। क्योंकि जिसने भी आज तक खुद को जानना है वो हिमालय की साइड गया है। हिमालय की साइड एक हमारे ऋषि मुनि, हमारा सौभाग्य है कि हम भारत धरती में पैदा हुए हैं। क्योंकि हमारा भारत शुरुआत से ही ऋषि मुनियों की धरती रहा है। महाअवतार बाबा, लहरी माशे, रमन महर्षि, बहुत सारे, मतलब हमारे पुराने टाइम में ऐसे महर्षि, ऐसे ब्रह्म ऋषि पैदा हुए हैं जिन्होंने अनेकों मतलब जो लोग भटक चुके थे उनको दिशाएं दिखाई है। मैं खुद महाअवतार बाबा इनको मानता हूँ। जो योगानंदा परमहंस जी की किताब है उनमें इनका जिक्र है। एक दिन मैं आपको इनके बारे में ही बताऊंगा कि ये लोग कौन है। तो तो ये गए वहां पे, तो हिमालय की साइड में ढूंढने के लिए। तो वो बड़ी कठिन यात्रा थी। कठिन क्यों थी? क्योंकि जो रियल योगी होते हैं ना, जो असली जो संत होते हैं, वो ऐसे सबके सामने अवेलेबल नहीं होते। वो अपनी एक अलग ही अवस्था में होते हैं, अलग गुप्त स्थान पे होते हैं। बट जो लोग उनको दिल से ढूंढना चाहते हैं वो उनके लिए अपेयर हो जाते हैं। वो चीजें कहीं ना एक कहते हैं ना, एक कि आप किसी चीज को दिल से चाहते हो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। तो वो क्या होता है कि वो योगी से मिल जाते हैं। योगी रमन नाम होता है उनका।
तो वो उनके पास जाते हैं, उन्हें बोलते हैं कि ऐसे ऐसे वो सीखना है, मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरी हेल्थ खत्म होगी, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि लाइफ में मैं क्या करूँ, इतना पैसा तो कमाया लेकिन फिर भी अंदर से खालीपन महसूस करता हूँ, कि लगता है कि जिंदगी वर्थ लिविंग नहीं है। तो वो बोलते हैं उनको, योगी रमन कोई बात नहीं, आप अभी सेक्स ऑफ सिवाना, एक सिवाना नाम की जगह होती है, तो बोले कोई बात नहीं, आप सिवाना में आ चुके हो, आपको यहाँ का रहन सहन है, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो बातें हैं वो आपको सिखा देता हूँ। तो बोला सिखा दो मुझे। तो बोला उसके लिए आपको यहाँ रहना पड़ेगा और मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, आपको वो स्टोरी सुननी पड़ेगी। तो बोले ठीक है। तो एक दिन क्या होता है, वो उनको बिठा लेते हैं अपनी मतलब उसमें जो बैठक होती है, वहां सारे अदर जो मंक्स होते हैं वो बैठे होते हैं, वो भी अपने जो जूलियन मेंटल होते हैं वो भी बैठ जाते हैं, और जो योगी रमन्ना होते हैं वो अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि देखो ध्यान से सुनो, एक बार की बात क्या होती है कि एक बहुत बड़ा विशाल गार्डन होता है, बहुत सुंदर गार्डन, और उसके अंदर एक वॉच टावर है। एक वॉच टावर एक मतलब एक जगह होती है, एक मतलब जो उसमें से प्रकाश निकलता है वो समुद्री जहाजों को रास्ता दिखाता है। तो बोला वहां एक वॉच टावर है और उसमें से एक सुमो पहलवान निकलता है। उस सुमो पहलवान ने एक वायर की चड्डी पहन रखी है और वो सुमो पहलवान तुम्हारी तरफ भागा भागा आ रहा है, लेकिन रास्ते में एक पड़ी है घड़ी, उस घड़ी पर उसका पैर फिसला और वो पहलवान गिर गया और वो बेहोश हो गया। लेकिन क्या होता है कि वहां पे गुलाब की जो फूल होते हैं ना, पड़े होते हैं साइडों में, सुमो पहलवान उन फूलों को सूंघता है और उसकी आंख खुल जाती है। इतने में उसको दिखता है कि ये साइड में एक हीरो का रास्ता है जहाँ पे बहुत सारे डायमंड है, और वो वहां से निकल के गायब हो जाता है। तो बोला यही है कि जो पूरा शेख सिवन का जो ज्ञान है ना, वो यही है। तो जूलियन मेंटल वो बोलता है, बोला यार मैं क्या पागल हूँ क्या जो इतनी दूर तक तो तुम्हारे पास आया था, ये कहानी सुनने के लिए आया था क्या मैं कि सुमो पहलवान होता है, इसमें क्या सीखूं मैं, क्या है इसके अंदर। तो वो बोलते हैं कि देख भाई, इसके अंदर 7 वर्च्यूज ऑफ लाइफ है, यही है जो पूरी लाइफ है, इसको अगर समझ गया तो पूरी जिंदगी को समझ जाएगा और तेरी कहानी सेट हो जाएगी। तो जूलियन मेंटल कंफ्यूज होता है, वो कहता है कि भाई मुझे एलेबोरेट करो, मुझे अच्छे से बताओ कि ये चीज है क्या। तो कहते हैं देख अब ध्यान से सुन। वो बोलते हैं ठीक है। बोलते पहले मैंने क्या बात बोली है कि एक बहुत बड़ा गार्डन है, बहुत अच्छा गार्डन है। तो जो गार्डन है ना वो सिंबलाइज करता है आपका माइंड। योर माइंड इज अ गार्डन। सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, माइंड की 2 डिवीजन है। सबकॉन्शियस माइंड है, उसके अंदर हमें थॉट जाने से रोकने हैं, वो एक फर्टाइल लैंड है। और कॉन्शियस माइंड कौन है, वो एक माली है। जब तक जो हमारा कॉन्शियस माइंड यानी कि मैं जो इस समय बात कर रहा है, अपने अंदर नेगेटिविटी को जाने से, जो नेगेटिविटी है या जो लोगों की बकवास बातें हैं, जो इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन है, जो मेरे किसी काम की नहीं है, लोगों की स्टोरी जो लोग अपनी सुनाते हैं, अगर हम वो सुन रहे हैं तो उससे क्या होता है, धीरे 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 हमारा जो माइंड है ना, वो अपने गोल से डेविएट होके किसी और की जिंदगी में मशगूल हो जाता है। जैसे लोग होते हैं ना आजकल जो फर्जी लोग हैं, वो ओटीटी बिग बॉस देख रहे हैं, फालतू की बातें, या फिर मैच देख रहे हैं, उससे आपकी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन होने वाला है नहीं, क्योंकि वहां से ना तो आप कुछ सीख सकते, ना वहां से पैसा कमा सकते। व्हाट आर यू डूइंग, यू आर वेस्टिंग जस्ट योर टाइम। उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, फालतू की इरेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, उससे भी जिंदगी में कोई आउटपुट नहीं आने वाला। तो वो जो नेगेटिव थॉट है, दूसरों की बकवास है, फालतू की चीजें हैं, वो भी रेलिवेंट है। तो बोलते हैं कि जो योगी रमन है कि भाई जो तुम्हारा माइंड है गार्डन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड मास्टर योर माइंड। कि आपका जो माइंड है उसके अंदर वही डेटा जाएगा जो मैं चाहूंगा कि मेरे माइंड में जाए, ना कि जो लोग चाहेंगे मेरे माइंड में जाए। क्योंकि लोगों का तो काम है अपना कचरा हमारी तरफ फेंकना, वो फेंकेंगे। उन्होंने हमें एज अ डोरमेट लगा लिया, एज अ डस्टबिन लगा लिया, आता है अपना गंद तुम्हारे ऊपर फेंक के निकल जाता है। वो खुद सुकून में है, तुम दुखी हो फालतू में अपनी कहानियां, उनकी कहानियां सुन सुन के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लोगों की स्टोरी सुननी बंद करनी पड़ेगी। किसी की जिंदगी में क्या हो रहा है कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, अपनी जिंदगी में क्या हो रहा है ये देखना है। ऐसा नहीं है दूसरों को टाइम नहीं देना, दूसरों को भी देना है, बट अपना समय पूरा होने के बाद में, शाम को 6 के 7 के 8 के बाद में हल्का फुल्का टाइम दिया, वो भी थोड़ा बहुत मैसेज पे कॉल वगैरह आ रही है, ये नहीं है कि 1 घंटा 2 घंटा कॉल चल रही है, टू द पॉइंट बात करी, 5 मिनट 6 मिनट बात करी। जैसे ही सामने वाला बंदा देखा कि टेंशन वाली बात कर रहा है, फालतू की बकवास कर रहा है, तुरंत फोन काट दो। उससे क्या होगा, जो हमारा गार्डन है ना वो पोल्यूट नहीं होगा और बहुत ही बढ़िया फूल वगैरह उगाएंगे जो हमें उगाने हैं। क्योंकि दूसरों आगे बात करने का बेनिफिट है ना, दूसरों आगे तुम बोलोगे ना मैं 5 बजे मेडिटेशन करता हूँ, तो सामने वाला बोलेगा अरे भाई इन सब बातों से कुछ नहीं होता, क्योंकि उसका लिमिटेड माइंडसेट है। सामने वाला थोड़ी तुम सामने को बोलोगे मेरा ड्रीम है मुझे तो ना सीएम बनना है, सामने क्या बोलेगा, अरे पागल है क्या, सीजीएल का एग्जाम है, ग्रुप डी का फॉर्म निकलेगा भर दे। तो सामने वाले का माइंडसेट है। दुनिया कामयाब हुई है, यूट्यूब भरा बड़े कामयाब लोगों से, जो शौक पे ले दे के रोज एक स्टोरी आती है कि मैं करोड़पति बन गया, और हम साला ग्रुप डी में नौकरी करें।
तो दूसरों की बात मत सुनो भाई। वो लोग जो है वो अपना लिमिटेड माइंडसेट है उनके पास में, वो खुद तो पढ़े लिखे है नहीं, वो तुम्हारे ऊपर अभी सोच थोपेंगे, या तुमसे जलेंगे या तुमको पागल बना देंगे। तो अपने गोल किसी को बताने नहीं है। क्यों सीएम क्यों नहीं बन सकते यार? जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन के बैठे है अनपढ़ होके, तो हम तो ग्रेजुएट है। तो लिमिटेड माइंडसेट आती है ना कि चीज हमें कि यही करना है, दूसरा सामने वाला हमें बता रहे कि ऐसा करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बंद करना पड़ेगा। सेकंड चीज आती है टावर, जो लाइट हाउस है वो क्या सिग्निफाई करता है? वो बेसिकली क्या है? वो टावर जो होता है, जो वॉचिंग टावर है, वो मतलब एक रास्ता दिखाता है। जो समुद्री जो जहाज होते हैं, बेसिकली एक आइलैंड साइड टापू होता है, वहां पे एक टावर होता है, वो रास्ता दिखाता रहता है किस साइड जाना है, कहाँ रास्ते क्या है। तो बेसिकली हमारा पर्पस है कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमारा पर्पस क्या है, हमारा गोल क्या है, जिसमें की बात आती है कि हमें स्मार्ट गोल बनाना चाहिए, थोड़े शॉर्ट भी हो, मेजरेबल भी हो, अटेनेबल भी हो, टाइम बाउंड भी हो, कि हमें क्या हमारी चीज है, उसको हमें कैसे अचीव करना है। वो इतने इरेलीवेंट भी नहीं होने चाहिए कि मैं ओलंपिक में जाके जीत जाऊंगा। मतलब इतना होना चाहिए कि हमें खुद का एक आकलन होना चाहिए कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है। वो 6 मंथ का भी हो सकता है, 1 ईयर का भी हो सकता है, 5 ईयर का भी हो सकता है, कि आप खुद को कहाँ देख रहे हो। और इसको करने के लिए हम विजन का इस्तेमाल करते हैं, जिसको विजुअलाइजेशन बोलते हैं। सुबह अपना जो सेशन में विजुअलाइज करते हैं कि हमें ये काम करना है। उससे वो काम ये होता है कि बेसिकली वो जो चीज है ना, धीरे धीरे हमारे माइंड ना इम्प्रिंट होनी शुरू हो जाती है कि मुझे यही काम करना है। फिर वो लोग भी वैसे आने शुरू हो जाते हैं लाइफ में, और चीजें भी वैसी होनी शुरू हो जाती है। जैसे हम लोग सब यहाँ एक मिले हैं, गोल क्या है? बेसिकली सेल्फ इंप्रूवमेंट गोल है कि यार फालतू की चीजों से बच बचा के जो हमारा गोल है उसको पूरा करके निकल जाए। उसके बाद हम जिक्र आता है कहानी में सुमो पहलवान का। तो सुमो पहलवान यहाँ पे क्या सिग्निफाई कर रहा है? सुमो पहलवान बेसिकली जो है ना, वो सिग्निफाई कर रहा है यहाँ पे काइजन। अब आप बोलोगे कि काइजन क्या होता है? काइजन कुछ नहीं होता। काइजन मीन सेल्फ इंप्रूवमेंट, बेसिकली डे बाय डे इंप्रूवमेंट, हर काम को करने में इंप्रूवमेंट। जो काम करना है वो करना है, लेकिन कितने बेहतर तरीके से करना है, वो होता है काइजन। माने कि मैं जिम में जा रहा हूँ, जिम में जाके मैं पहले स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, देन वर्कआउट कर रहा हूँ, फिर स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, फिर घर आ रहा हूँ। तो एक स्टेप्स है ये। मैं पढ़ने के लिए बैठ रहा हूँ तो मैं कैसे बैठ रहा हूँ। तो काइजन ऐसा होता है कि मेरे पास चेयर टेबल है, तो एक दिन मैं बिना बिना पानी के बैठा, लेकिन अगले दिन मुझे किसी ने बोला कि यार पढ़ाई करते हुए ना पास में पानी हो ना तो माइंड डिहाइड्रेट नहीं होता। तो नेक्स्ट डे से मैंने पानी ऐड कर दिया। फिर एक बंदे ने मेरे को बोला कि यार पढ़ाई करते करते ना जो टेबल है वो खाली होनी चाहिए, अगर तू टेबल को भर लेगा ना तो तेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट रहेगा, बारी बारी लगेगा। तो मैंने टेबल खाली कर ली। फिर मैं अगले दिन बैठा तो एक बंदा बोला कि यार ऐसा करा कर, तू ना एक स्टॉप वॉच लेके बैठा कर, ताकि जो पूरे दिन का जो टाइम है वो मेजर हो जाए। ठीक है। फिर अगले दिन बैठा तो एक बंदा बोला ऐसा किया कर कि 60 मिनट के बाद में ना ब्रेक ले लिया कर, ताकि लोअर बैक पे प्रेशर ना पड़े। ठीक है। फिर अगले दिन बैठा, फिर एक बंदा बोला भाई फोन को ना एयरप्लेन मोड पे कर लिया कर। तो ये बेसिकली क्या है? इम्प्रूवमेंट। डेली सेम काम करना है, लेकिन डेली उस काम को हम इम्प्रूव कर रहे हैं, उसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट आ रहा है, रिफाइनमेंट आ रहा है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ये होता है काइजन। काइजन का मतलब ये होता है कि कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, सेम नहीं रहना भाई, कांस्टेंट नहीं रहना। अच्छी अच्छी किताब पढ़नी है, अच्छा अच्छा वर्कआउट करना है, अच्छा फूड खाना है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, दूसरों पे इन्वेस्ट नहीं करना भाई। काम वो करने हैं जहां से तुम्हें कुछ सीखने को मिले, कुछ जानने को मिले, तुम्हारा पॉजिटिव वे में ब्रेन वॉश हो जाए। वो पॉजिटिव वे में ब्रेन वॉश कैसे होता है? कम्युनिटी के साथ जुड़ने से होता है, अपने अंदर बदलाव करने से होता है। वीडियो देखने से, ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए खुद को लेके कि यार मैं अकाउंटेबल कैसे बनूं, कैसे मैं सुबह 5 बजे उठने की हैबिट अपने अंदर इनकलकेट करूं। तो इट्स ऑल इन योर माइंडसेट। जब तुम गंदे लोगों के साथ में रहकर गंदी आदतें सीख सकते हो, तो अच्छे लोगों के साथ में रहकर अच्छी आदत भी सीख सकते हो। सीख तो तुम रही हो कहीं ना कहीं से। तो वो बेसिकली काइजन है। क्योंकि देखो अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो क्या बातें जानने को मिलेंगी कि फॉरेस्ट में 10 घंटे कैसे पढ़े, किताबों को ज्ञान कैसे ले, किताबें कैसे पढ़े, हफ्ते में एक बुक खत्म कैसे होगी, डेली मेडिटेशन कैसे करना है, डेली एफर्मेशन कैसे करना है, प्रेयर कैसे करनी है, मंत्र चैंट कैसे करनी है। अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छी बातें करेंगे, गंदों के साथ घूमते रहोगे तो बदतमीजियां, गाली गलौज, यही एनिमे, मूवी, गेम, ये चलता रहेगा। वो करके खुद जिंदगी खत्म कर लो, वहां से आने जाने तो कुछ है नहीं। तो वैल्यू एडिशन की चीजें हैं कि जहां से लाइफ में वैल्यू एड होती है। कि ये जो बातें हैं ना कोई करेगा नहीं तुम्हारे साथ में। क्यों नहीं करेगा? कि जिस बंदे जो तुम्हारे दोस्त है ना वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट है जिंदगी को लेके। तो जब एक फ्रस्ट्रेट के साथ बैठेगा तो बातें तो बर्बादी की होंगी ना। तो तुम्हारे आगे बातें ही नहीं करेगा, उसका लिंक ही नहीं इन बातों से। इसलिए आप लोग यहाँ पे आए हो कि यार कुछ ढंग की बात जानते हैं, कुछ ढंग की बात सुनते हैं। तो उसके बाद जो अगला जो मेन जो बात है ना वो है पिंक वायर। तो सुमो पहलवान ने जो ये पिंक वायर की चड्डी है क्यों पहन रखी है? तो पिंक वायर बेसिकली हमारा डिसिप्लिन है। कि जैसे आप एक चीज नोटिस करना, जैसे मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा यहाँ पे, लेकिन
मुझे अपने टाइम की और दूसरों के टाइम की कदर है। मेरा 1 मिनट भी ऊपर नीचे नहीं होता। क्यों नहीं होता? डिसिप्लिन। इट डजंट मैटर हाउ आई एम फीलिंग, कहाँ हूं मैं। अगर मेरी कमिटमेंट है सुबह 5 बजे आना है तो आई विल कम, नो मैटर एनी हाउ। वो मेरा डिसिप्लिन है। इट डजंट मैटर मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। मुझे वर्कआउट करना है तो 30 मिनट वर्कआउट होगा, चाहे वो रात को 12 बजे हो चाहे 1 बजे हो। वो डिसिप्लिन है। शराब मैं नहीं पीता, सिगरेट मैं नहीं पीता, नशा मैं नहीं करता। कोई पिलाएगा, नहीं पियेंगे भाई, मेरा डिसिप्लिन है। तो पिंक वायर केबल बेसिकली आपका एक डिसिप्लिन है कि आपका, आपकी क्या एक मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या चीज आप फॉलो कर रहे हो। जैसे मेरा डिसिप्लिन है कि मैं हर रोज सुबह 4 बजे 4:30 बजे अपना बेड छोड़ देता हूँ अपना, फिर उसके बाद फ्रेश वगैरह होके नहा धो के अपना हल्का फुल्का प्रेयर करके उसके बाद 5 AM जो मेरा सेशन है, वो पहले भी मैं करता ही था, पहले अकेला करता था, अब बाकी लोगों के साथ में करता हूँ, तो वो रेगुलर चलती है चीज। संडे मंडे ट्यूसडे कोई चक्कर नहीं है, वो कंसिस्टेंसी है। जिंदगी इज नॉट अबाउट संडे सैटरडे। जो लाइफ है ना वो ऐसी चलती रहेगी। संडे का मतलब ये नहीं है कि तुम खाना खाना छोड़ दोगे या मजा नहीं कर रहे। जब यार मजा कर रहे हो तो पढ़ाई करने में और मेडिटेशन करने में क्या दिक्कत है? संडे जैसा कुछ नहीं होता भाई। संडे उनके लिए होता है जो ऑलरेडी बहुत पैसा कमा के बैठ चुके हैं। हमारे लिए संडे नहीं है। वी आर इन द स्ट्रगलिंग टाइम। मिडिल क्लास वाले बच्चे हैं भाई हम। हमारे लिए अगर संडे आना शुरू हो जाएगा ना, तो जो पहले जो ऑलरेडी जो रिच क्लास बन चुकी है ना, बच्चा खुद भी हमें खा जाएगी। पहले तो खा ही चुकी है क्योंकि वो 90% पे बैठे हैं और हम 10% पे हैं। तो संडे हमारे लिए नहीं है, ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि संडे संडे होता है, ये सब बकवास है। उसके बाद बात आती है टाइम की। द गोल्ड स्टॉप वॉच, जिसके ऊपर जो सुमो पहलवान था ना, पैर फिसल के गिर गया था। गोल्ड स्टॉप वॉच बेसिकली क्या है? वो ये है कि रिस्पेक्ट योर टाइम, अपने समय की कदर करो। देखो यार, या तो तुम अपने टाइम की कदर करोगे, क्यों दूसरे वाला तो करने वाला है नहीं, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे क्या गोल है, तुम्हारी क्या जिंदगी है। वो तुम्हारा इस्तेमाल इसलिए कर रहा है, तुम्हारे ऊपर कूड़ा फेंकने आ जाएगा फोन मिला के, और बता भाई क्या कर रहा है, कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहा है, एसएससी की। अरे क्या करेगा करके, अरे बस पेपर लीक हो जाते हैं उसके तो। छोड़ छाड़ यूक्रेन दे, अब मूवी देख के आवा, चल चल एक काम कर, आप शाम में चला पार्टी पुर्टी करते हैं। तो यू हैव टू रिस्पेक्ट योर टाइम। ना बोलना सीखो सामने वाले को। सामने वाला तो आएगा, बुआ की बेटी की शादी है, बुआ के बेटे का बर्थडे है, ना बोल, जब तक ना बोलना तुमको नहीं आएगा ना, सामने वाला, हमारे इसमें कहावत है कि तुम्हारी गोभी खोद देगा। गोभी मतलब तुम्हारा समय किल कर देगा वो। उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे टाइम की क्या कीमत है, कि तुम्हारी खुद के टाइम की, तुम्हारी खुद की नजर में कीमत नहीं है, तो सामने वाला की कीमत लगाएगा भाई तुम्हारे टाइम की। हर किसी के लिए हो जाओ अवेलेबल। अब जो नए नए ये जो लड़का लड़की आपस में प्यार मोहब्बत के चक्कर में आते हैं, उसमें यही तो होता है। लड़का होता है पागल कुत्ते की तरह अवेलेबल हो जाता है, वो लड़की करती है तू 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 आजा, लड़का ले आ गया मैं, लड़की कहती है ये करना है, अरे ले अभी करता हूँ। तो उससे क्या होता है, वो अवेलेबल हो जाता है, और जैसे ही कोई चीज तुम्हारे लिए अवेलेबल हो जाएगी उसकी वैल्यू 0 है। फिर वो किसी और की तलाश में निकलती है कि यार ऐसा कौन सा बंदा है जो बिजी हो सकता है, और जितना बंदा बिजी रहता है उतनी उसकी वैल्यू होती है। तो हर किसी के लिए अवेलेबल मत बनो भाई। तुम क्या वो हो गया, मतलब जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं रही क्या? जो जहां बुला रहे हैं मुंह उठा के भाग पड़े। अब मैं हूं, मान लो अपनी पर्सनल लाइफ से एग्जांपल देता हूँ, किसी की पार्टी फंक्शन बर्थडे, मेरा कोई लिंक नहीं है, जो खाना होगा घर खा लेंगे मंगा के। नहीं खाना भाई किसी का, ना मैं बर्थडे की पार्टी किसी की खाता हूँ, ना मैं किसी को देता हूँ। सिंपल। कि जो मेरे यार दोस्त हैं वो सारे शराब बियर पीने वाले हैं, मेरे को उस चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं वो चीज पी सकता ना पिला सकता। अपनी लाइफ में भाई रूल बना के चलने पड़ेंगे। रूल बना के नहीं चलोगे ना, लोग ऐसे ही तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे जैसे अब तक करते आए हैं। उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। बेशक तुम्हारे ताऊ चाचा मूसा मामी जो भी है आसपास की दुनिया, मैं उनको लोग बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई तुम्हारी जिंदगी से। तुम्हारे माँ बाप है, इनको फर्क पड़ जाएगा। कई केस में तो ऐसा होता है माँ बाप भी तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएंगे कि तूने करा क्या, तेरा एग्जाम क्यों ना क्लियर हुआ। वो कुछ छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं जो हमें काफी इन्फ्लुएंस करते हैं, और जब तक उन फैक्टर्स को हम पकड़ेंगे नहीं ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद बात आती है कि जो गुलाब के फूलों से जो सुमो पहलवान उठा था वो क्या है। देखो वो एक ऐसी चीज है कि दूसरों की सेल्फलेस होकर हेल्प करना। बेसिकली ऐसा है, दूसरी चीज को सर्व करना। जैसे प्लांट में पानी डाल दिया, अपना कुत्तों को खाना खिला दिया, जानवरों को, गाय को गुड़ खिला दिया, चींटियों को आटा खिला दिया। कोई बेचारा दिख रहा है बहुत ज्यादा समस्या में है, थोड़ी बहुत उसकी हेल्प कर दी। कोई तुम्हारे पास मांगने वाला है, उसको पैसे ना देके गन्ने का जूस हो गया, कोई खाने पीने की चीज होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैं एक लेडी के पास खड़ा हूँ, दही बल्ले खुद के लिए पैक करवा रहा हूँ, तो बगल में एक बंदा आया, बोला मुझे भी खाना है, खिला दो भाई उसको। वो इंसान नहीं है, वो इंसान के रूप में भगवान है। तुम्हें नहीं पता वो किस रूप में खड़ा है सामने तुम्हारे, कौन है वो बंदा। क्योंकि एट द एंड देखो, तुम्हारे में भी वही चेतना है, मेरे में भी वही चेतना है, तुम में भी वही भगवान है जो मेरे अंदर है, क्योंकि हम सब परमात्मा के अंश हैं।
तो अगर भगवान ने तुम्हें किस काबिल बनाया है ना कि तू अपने पेट में डाल रहा है, तो सामने वाला अगर मांग रहा है तो उसको भी खिलाना पड़ेगा। सामने से तुम बेशक मत पूछो उससे कि खाना है कि नहीं खाना, लेकिन अगर सामने से तुम्हें कोई अप्रोच कर रहा है ना, चाहे तुम रेलवे स्टेशन पे हो, कहीं मर्जी हो, कि मुझे कुछ खाना है, उसको भाई खिला, तू मत खा लेकिन सामने वाले को खिला, क्योंकि वो परमात्मा तुम्हारी परीक्षा ले रहा है उस समय कि देखता हूँ इसकी कितनी नियत है। तो कभी भी तुम्हारे पास में कोई आए ना मांगने वाला, कुछ भी खाली नहीं जाना चाहिए भाई। जब उसको 5 रुपए 10 रुपए दे दे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान ने हमें इस काबिल बनाया है, क्योंकि मांगने वाला इंसान है, देने वाला भगवान है। दे दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे साथ मान लो तुम्हें वो लगता है ना कि वो सामने वाला नशा करेगा, वो अगली किस्मत है भाई, जो करना है वो करे। मेरे पापा ने, घर वालों ने मुझे ये सिखाया है कि कोई तुम्हारे पास में आ रहा है, कोई तुमसे हेल्प मांग रहा है, उसकी भाई कर दे। मैं ट्रेन के अंदर था, तो एक बंदा था, उसके मतलब पैर वगैरह कटे हुए थे, वो रेंगता रेंगता हुआ जा रहा था ट्रेन में। तो मेरे को दया कि उसके ऊपर, पहले की बात है 2-3 साल पहले की, तो उस ट्रेन में ना मतलब बहुत अच्छे अच्छे लोग थे जिनके पास में आईफोन था, बड़े बड़े मतलब अच्छे सूट बूट वाले, मतलब अच्छे थे, स्लीपर डब्बा था वो। तो किसी ने उसको 1 रुपया नहीं दिया, वो पैर के उस पे रगड़ रगड़ के चल रहा था। तो मेरे पास 10 रुपए थे जेब में, मैंने पकड़ा दी सामने वाले को। तो मेरे बराबर में अंकल बोलता, बोला कोई फायदा नहीं है, इनका तो रोज का काम है, रोज आते हैं, ऐसे आते हैं। मैंने आएंगे भाई, रोज होगा अगले का काम, मैंने क्या लेना है। बोला ये शराब पिएगा, मैं पिए जाके शराब, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने पैसे दिए, अगला मेरे सिर पे हाथ रख के गया, वो मुझे बोल के गया भगवान तेरा भला करे। मेरे को अगले का आशीर्वाद मिल गया भाई, मुझे क्या लेना देना है, चाहे वो शराब पिए चाहे वो कुछ करे। देखो यार, तुम दुकानदार है, उसका काम है चाकू बेचना। अब उस चाकू से कोई सब्जी काट रहा है या किसी का गला काट रहा है, दुकानदार की जिम्मेदारी थोड़ी है। बाजार में जहर मिल रहा है, अब उस जहर को तुम खुद पीने के लिए खरीद रहे हो या फिर किसी और काम के लिए खरीद रहे हो, तो इसमें दुकान वाले का कसूर है क्या? तो जहर बेच रहे हैं। ये कई लोग बोलते हैं ना कि शराब के ठेके हैं, शराब जिस दिन बिकनी बंद हो जाएगी उस दिन हम पीना बंद कर देंगे। ये सब बकवास की बातें हैं, पागल बनाते हैं। और ये बॉलीवुड के एक्टर क्या बोलते हैं कि जिस दिन ये कंपनी वाले पान मसाला बनाना बंद कर देगी ना, उस दिन हम ऐड करनी बंद कर देंगे। तो ये सब फर्जी लोग हैं ये, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हमारी खुद की एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपको पब्लिक ने किसी अच्छे प्लेस के ऊपर बिठाया है ना, आपको वो इज्जत दी है, वो मान सम्मान दी है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम पब्लिक को पागल समझ के तुम उनको ये विमल केसर या पान का दम ये सब बेचना शुरू कर दोगे कि इसमें केसर है, दाने दाने में ये सब है, या रॉयल स्टैग पियो, ये पीने से तुम्हारी वर्थ बन जाएगी। ये जुआ खेलना सिखाते हैं कि ड्रीम इलेवन पे स्पेंड लगा दे पैसे या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दे। तो इनका सबका दोगलापन है। ये पागल है ना वो अश्नीर ग्रोवर, ये दोगलापन है। तो ये दोगलापन है, इनकी डबल वैल्यू है। खुद के लिए नहीं करना, वो दूसरों को करवाना है। तो उसके बाद हम अगली बात करते हैं, जो बेसिकली है पाथ ऑफ डायमंड। वो क्या है? ये वो चीज है जिसके बारे में मैं हर रोज बात करता हूँ कि प्रेजेंट में रहना। देखो यार, लाइफ में ना कितना भी आप ना रो लो पीट लो कुछ मर्जी कर लो पास्ट को लेके कि उसने मेरा दिल तोड़ दिया, उसने मुझे मार दिया, मैं पहले ऐसा होता था, उसकी अब वैल्यू जीरो है। तू पहले कैसा होता था, मैटर ये करता है तू आज क्या है। तो जब तक अपने आज को नहीं पकड़ेगा ना, तब तक जो बीता हुआ कल है ना, वो और आने वाला कल, वो दोनों खत्म हो जाएंगे। लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट भाई। एसएससी का एग्जाम होगा 2 महीने बाद, आज तो नहीं है ना। आज तू क्या कर सकता है वो मैटर करता है। लाइफ इज नॉट अबाउट कि तुम पास्ट में घूमते रहो पागलों की तरह, दूसरों के पास्ट की कहानी सुनते रहो या फ्यूचर में घूमते रहो। लाइफ इज ऑल अबाउट प्रेजेंट। नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है, यू नेवर नो कि अगला पल क्या होगा। मुझे नहीं पता कि इस समय तुमसे बात कर रहा हूँ तो शाम को मैं 8 बजे कहाँ होऊंगा। मे भी कोई काम आ जाए, या मैं कहीं चला जाऊं, या जहां मैं चला जाऊं वहां मेरे को ट्रक उड़ा दे, मेरा काम तमाम हो जाए, आज ही मेरा गेम खत्म हो जाए। तो मेरे को नहीं पता ना मेरा फ्यूचर क्या है। तो उसको लेके सोचता रहूं पागल हुई तरह, बैठ के अपने ऊपर रोता रहूं पीटता रहूं, या अपने पास्ट के बारे में सोचता रहूं कि पास्ट में मेरे साथ में ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तो उसकी कोई कीमत नहीं है भाई। ये तुम्हारा जो दिमाग है तुम्हें पागल बनाए रखता है, वो कभी तुम्हें पास्ट में घुमाता है, कभी फ्यूचर में घुमाता है। तो पाथ ऑफ डायमंड यही है कि जितना हो सके प्रेजेंट में बार बार खुद को ये चीज बोलनी है, आई लिव इन द प्रेजेंट, लिव इन द प्रेजेंट, जब तक ये तुम्हारे खून में आ नहीं जाती है बात। अब उसके बाद में ये सातों बातें जो है ना वो जूलियन मेंटल जान लेता है। और उसके बाद में जो ये बातें जानता है, तो उसकी जो लाइफ है वो धीरे धीरे इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। क्योंकि जो 7 वर्च्यूज हैं वो बेसिकली यही है। बाकी इस किताब में फर्दर काफी डिटेल में है। और वही लास्ट में मतलब जो आज का जो ये डिस्कशन है ना, ये थोड़ा मैं शॉर्ट एंड कंसाइज रखना चाहता हूँ कि उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो इसमें बेसिकली एक लास्ट लाइन है जो मेरी फेवरेट है, जो मैं खुद को बार बार बोलता हूँ। तो वो लाइन ये है कि मैंने ये लाइन अपनी किताब में लिखी हुई है, बहुत पहले लिखी थी। तो ये लाइन ये है कि चलता रहूंगा अपने पाथ पर और चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो अच्छी मंजिल मिलेगी या तो अच्छा मुसाफिर हो जाऊंगा। तो यही बात है भाई कि यार
एन्जॉय द प्रोसेस भाई, जो चल रहा है ना उसको एन्जॉय करना सीख लो। हर चीज़ का डेस्टिनेशन हर चीज़ की नहीं होती, कुछ मंजिलें ऐसी भी होती हैं, जो होती ही नहीं है, या फिर कुछ मंजिलें ऐसी होती है कि इंसान चाहे वहाँ तक पहुँच ना पाए, उसका जो जर्नी होती है ना जाने की, जो रास्ता होता है, वो इतना मज़ेदार होता है कि वो जो जर्नी है ना वो अपने आप में यादगार हो जाती है। तो हमेशा हर चीज़ के ऊपर ये मत सोचो कि मुझे वो चीज़ मिल जाएगी तो क्या होगा। कई बार उस चीज़ को जो एन्जॉय करने की जो प्रोसेस होती है ना, उसमें इंसान इतना कुछ सीख जाता है, तो उसको क्या उसको जो मंज़िल है क्या पता वो वर्थ इट ही ना लगे। जैसे होता है ना कि आईएएस के एग्ज़ाम में कई लोग आईएएस बनने के बाद में वो जॉब छोड़ के अपना अदर काम कुछ शुरू कर देते हैं, कोई एनजीओ में चल जाता है या फिर कोई अपना कोचिंग खोल लेता है। तो वो बेसिकली एक मंज़िल थी, उसने उस मंज़िल को प्राप्त कर लिया। क्योंकि जो मज़ा जो है ना वो हमेशा प्रोसेस में ही रहता है। जो प्यार होता है, रिलेशनशिप होती है, तो जो मज़ा उसको चेज़ करने में है ना, उसको पाने में है, वो प्रपोज़ करने के बाद में साथ रहने में है ही नहीं। क्योंकि जब इंसान चेज़िंग में होता है ना, तो उसके मन में एक रोमांच होता है कि यार मुझे ये चीज़ मिलेगी, उसकी एक्साइटमेंट होती है। जैसे ही वो चीज़ तुम्हारे पास में आ गई, उसकी एक्साइटमेंट ज़ीरो। अब आज तुम्हारे पास में बीएमडब्ल्यू नहीं है या फिर आईफ़ोन नहीं है, तो तुम्हें लगता है कि यार ये होगा तो पता नहीं क्या ही ज़िंदगी हो जाएगी। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब तुम वो मिल जाएगी, तो तुम सोचोगे यार इसकी क्या ही वैल्यू है, मेरे को तो मेंटल पीस चाहिए, मेरे को तो मेडिटेशन करना है, योगा करना है। फिर तुम बड़े-बड़े आश्रम में जाके भटकोगे यहाँ से वहाँ कि यार दिमागी शांति कैसे मिले, आत्मा क्या होती है। महात्मा बुद्ध है जो अपने सिद्धार्थ नाम के जो थे 29 साल की उम्र में निकले थे, वो सन्यास की तलाश में 12 साल तक भटके थे, उसके बाद में उनको मिला था। तो उनकी यही तो स्टोरी थी ना, उनके पास में देखो रानियों की कमी नहीं है, उनके पास में खाने-पीने की कमी नहीं है, हर चीज़ है, राजकुमार, सारे ऐशो-आराम। लेकिन उसके बाद भी वो क्यों निकले? क्योंकि उनको पता था कि यार ये रियलिटी नहीं है। एट द एंड तो रियलिटी कुछ और है, हम बस इस एक ट्रैवल के अंदर आ चुके हैं, हम इस बॉडी के अंदर घुस के। लेकिन एट द एंड क्या है? एट द एंड ये तो नहीं है ना कि शादी-शुदी करके, बच्चे करके उसको बड़ा करने के चक्कर में अपने आप को खत्म कर दें। हमारे पेरेंट्स वगैरह ने क्या किया, हमको बड़ा कर दिया, मतलब एक हमारे जो पेरेंट्स है, हम है ना, वो एक चीज मतलब ऐसी है कि फर्दर हम अपना अंश छोड़ जाते हैं और उसको बड़ा करते करते हम मर जाते हैं, कि जो अपनी जो विरासत है उसको सौंप के खत्म। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद की तलाश में निकल पड़ते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, एक्चुअल में हम है कौन। क्योंकि एट द एंड जो रियलिटी है वो तो कुछ और है ना, वो तो एक बॉडी को, एक आत्मा को एक शरीर दे के भेज दिया और उसको एक नाम टिक दिया कि ब्राह्मण घर में पैदा हुआ तो उसका नाम ये हो गया। लेकिन एट द एंड जो मैं तो एक आत्मा हूँ ना, मैं तो ट्रैवल काफी जन्मों से आता आया है, तो मैं हूँ क्या एक्चुअल में? मेरा तो कोई जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है ना। लेकिन कर्मों का इतना प्रभाव होता है, हमारा जो प्रारब्ध होता है ना उसका वो इतना हावी हो जाता है कि हमको इतनी बार लोगों ने हमारे नाम से बुलाया है कि हम इस नाम को रियलिटी मानना शुरू कर देते हैं कि हमारा नाम एक्चुअल में ये है, बट एक्चुअल में ये नहीं है। और वो काफी जो चीजें काफी डीप चल जाएंगी, वो कुछ अलग ही माहौल बन जाएगा। तो मैं उतना डीप में जाना नहीं चाहता अभी। मैं बेसिकली यही बोलना चाहता हूँ कि खुद को हमेशा डिस्टेंस करके रखो। अगर मेरा नाम मोहित है तो मैं कोई और हूँ, ये मोहित कोई और है। दोनों अलग अलग आइडेंटिटी है, सेम नहीं है, कभी भी इसको सेम मत मानना। कुछ लोग होते हैं, जैसे मेरा एक यार दोस्त था, तो वो बड़ा इन चीजों में मानता है, स्पिरिचुअलिटी में। तो मैंने उसको बोला तुम्हारी उम्र क्या है? तो बोला शरीर की उम्र 24 साल है। मेरी आत्मा की उम्र नहीं है। तो वो खुद को अपने आप को अलग मानता है कि ये मैं अलग हूँ, मेरी आत्मा अलग है। तो ये काफी डीप कंसेप्ट हो जाता है। तो बेसिकली यही ये किताब है। देखो किताबों का बहुत महत्व है हमारे जीवन के अंदर। नई नई किताब पढ़ोगे, आपके माइंड में नई नई बातें आएंगी, एक अलग ही जर्नी चल पड़ती है, जानने की, समझने की, रोमांचक जर्नी। किताबों को इस मकसद से मत पढ़ो कि इससे हमें क्या मिलेगा। यार जिंदगी में सब कुछ यही होता है क्या, इससे हमें क्या मिलेगा? कुछ चीजें हमें ऐसे भी कर लेनी चाहिए कि यार ठीक है, हर कामयाब इंसान किताब पढ़ता है, बहुत किताबों का जीवन में महत्व है। तो मेरे को तो बुक ने बड़ा बेनिफिट किया है। तभी मैंने इस चीज को इस बार इन्वॉल्व कर दिया कि यार हर संडे एक किताब के बारे में बात करेंगे, ताकि उससे आपके मन में भी एक रोमांच रहे कि यार इस संडे क्या जानने को मिलेगा। एनएलपी है वो अपनी जगह है, वो बेसिकली ब्रेन साइंस है, वो एक बेसिकली आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है। उसको हम जान रहे हैं ठीक है, लेकिन साइड बाय साइड हमारे दिमाग में कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन जाए, कोई रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जाए किसी किताब के बारे में, तो बड़ा मजा आता है। अब जो किताब का बताने का तरीका हर इंसान का डिफरेंट होता है। जैसे मेरा बताने का तरीका है, एक तो कम्प्लीटली डिफरेंट है। कुछ चीजें हो सकती हैं जो रिलेटेबल हो जाए, क्योंकि हर इंसान अपनी एक्सपीरियंस के साथ में उन चीजों को डिकोड करता है। तो मेरा जो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितना मैंने चीजों को डिकोड करना सीखा है, तो मुझे एट द एंड तो सार यही समझ में आया है कि इस दुनिया में हर कोई मैटर नहीं करता। ये सब दिख रहा है हमारे सामने, एक मूवी की तरह किरदार है, लेकिन एट द एंड सारे गुम हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। बस वो जिनकी मूवी का जितना रोल है ना, वो रोल चल रहा है। अगर तुम्हारी जिंदगी को तुम अच्छे से ऑब्जर्व करके देखो, तो 10th में, 12th में, कॉलेज में कोई ना कोई किरदार था उस टाइम पे। क्लास का फेमस लड़का, क्लास की फेमस लड़की। आज वो सब कहाँ पे है? हो सकता है कि तुम्हारे पास किसी का फोन नंबर ना हो सकता है तुम जानते भी ना हो कि वो कहाँ चले गए, वो खो चुके हैं वो लोग।
क्योंकि वो आपकी आपकी जिंदगी की मूवी के ना वो एक साइड रोल के एक्टर थे। जो मेन जो कैरेक्टर है ना वो आपका है, और ये बाकी जो पूरी दुनिया चल रही है ना, ये सब साइड रोल के अंदर है। माँ बाप, दुनिया, वो हर किसी की डिफरेंट स्टोरी है। कोई पुलिस की तैयारी में भाग रहा है खेतों के अंदर, कोई किसान का बच्चा भैंस का दूध निकाल रहा है, कोई बहुत ही रईस है, वो अपना आराम से कोठे में बैठ के मोबाइल पबजी खेल रहा है। तो हर किसी का किरदार अलग अलग है। लेकिन वो इन बातों को समझ क्यों नहीं पाता? इसलिए समझ पाता क्योंकि जो माया का जो प्रभाव है ना हमारे ऊपर इतना हावी है, हम सब पे, इंक्लूडिंग मेरे ऊपर भी है। मैं भी अब तक ये चीज से पूरा मुक्त नहीं हो पाया कि चाह के ना चाह के ना हम इस जो ये बॉडी है, ये जो नाम है, इसी को रियलिटी मान बैठते हैं। बट एट द एंड ये रियलिटी नहीं है। यही हम एनएलपी के अंदर सीख रहे हैं, खुद को समझना और दूसरों को समझना। क्योंकि जिस दिन हम खुद को और दूसरों को समझना शुरू कर देंगे ना, उस दिन समाज में ऐसा कोई नहीं होगा जो हमारा गलत इस्तेमाल कर ले या हमें मैनिपुलेट कर दे या पागल बना दे। क्योंकि एट द एंड हमें पता होगा कि क्या चीज है जो हमारे लिए सही है और क्या चीज है जो हमारे लिए गलत है। कई बार चीजें ऐसी होती हैं, जो चीजें है ना वो खुद ही हमने अपने आप से क्रिएट कर दी। मतलब एक ऐसा हमने खुद के लिए माया जाल रच दी है कि हम उसमें खुद को फंसा के बैठ चुके हैं। वो प्रॉब्लम थी नहीं, बट उसने हम छोटी सी बात को हमने इतना बड़ा हुआ बना दिया, और उसी से बड़े परेशान हो रहे हैं और उसी में फंसे पड़े हैं। बट लेकिन जब इन बातों को धीरे धीरे सुनोगे ना, तो उससे क्या होगा, आपके माइंड के ऊपर ना पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आना स्टार्ट होगा। आपका जो ब्रेन है वो इस समय ब्रेन वॉश हो रहा है, बेसिकली रिवायर हो रहा है, कुछ नया जान रहे हो आप। और यहाँ पे एक पर्सनल टच है। ये नहीं है कि कोई यूट्यूब की ऑडियो चल रही है या कोई सामने कोई रिकॉर्डिंग ला रखी है। एक सामने जीता जागता इंसान तुम्हारे सामने बोल रहा है। तो इन चीजों का इम्पैक्ट काफी अलग तरीके से होता है। क्योंकि देखो, मैं एक चीज को हमेशा मानता हूँ कि फिजिकल इंप्रूवमेंट है ना, मेंटल इंप्रूवमेंट, स्पिरिचुअल इंप्रूवमेंट, तो इन पे हमें फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि एट द एंड जो रियलिटी है वो यही है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा, यही सब है जो एट द एंड मैटर करता है। ये नौकरी नाकरी चीजें हैं, ये सब बाय प्रोडक्ट है। जितना तुम मेंटली शार्प होगे उतनी अच्छी नौकरी पे चल जाओगे। जितना फिजिकली फिट होगे उतना तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ देगा, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा साथ देगा। तो हर जो चीज है ना ये आपस में रिलेटेड है। तो किसी भी चीज को कॉम्प्रोमाइज मत करो। ये मत करो कि 12 बजे सो के सुबह 4 बजे उठ गया। उससे क्या होगा, तुम्हारा जो फिजिक है, तुम्हारा माइंड है, सब खराब हो जाएगा। मैंने हमेशा एक बात बोलता हूँ अपने सेशंस में कि खुद को प्रायोरिटी के ऊपर रखना है अपने को। दूसरा जाए भाड़ की भट्टी में, वो कहता है ना, वो पुनीत सुपरस्टार का एक डायलॉग है कि दुनिया जाए भाड़ की भट्टी में। तो दूसरा जाए भाड़ की भट्टी में। भाई मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। आई एम ओनली कंसर्न अबाउट माई सेल्फ। ये बहुत ही सेल्फिश टर्म है जिसका मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। लेकिन भाई सेल्फिश होना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम हमसे काफी कुछ छीना जा चुका है। जो हम पढ़ के आए हैं वो मैकॉले एजुकेशन है। दिमाग से पहले हम पंगु हो चुके हैं, क्योंकि रीडिंग का तो शौक हमको है नहीं। और बचा कुचा थोड़ा बहुत था, वो हमारा ब्रेन वॉश यूट्यूब याट्यूब जो स्क्रोलिंग है, जो फालतू के फर्जी यूट्यूबर है, इन्होंने कर दिया। और थोड़ा बहुत था वो रील ने खराब कर दिया। वो जो बिल्कुल थोड़ा सा था वो हमारे आसपास के लोगों ने हमें पागल कर दिया, हमारी फैमिली ने कर दिया। तो जो बचा खुचा जो 0.001% है ना भाई, वो खुद के ऊपर लगा दो। अगर वो भी अब दूसरों में लगा दिया ना, तो ये जिंदगी कुछ नहीं होने वाला। मेरी जिंदगी जो है खत्म हो जाएगी। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने अपने साइड के अपने दोस्तों को खत्म होते हुए देखा है। कि जो इंसान 10th 12th में काफी होशियार होते थे, आज उनमें से कोई जेल के अंदर बैठा है या कोई नशे की लत में लग चुका। तो एसोसिएशन में बड़ा गंदा फर्क पड़ता है भाई। मेरी एसोसिएशन कभी किसी से इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि मेरे विचार ही कोई मैच नहीं करे। क्यों नहीं करे? क्योंकि मेरा जो मन था वो अलग चीजों में उलझा हुआ था। जब मेरे दोस्त वगैरह शराब पी के घूम रहे थे, उस टाइम तो मैं सहज योगा में मेडिटेशन कर रहा था। वहां पे सीख रहा था उन लोगों से। वहां क्या होता है, बेसिकली वहां पे आपकी कम्युनिटी बन जाती है। आपको जो आपके जो दोस्त वगैरह बनते हैं, लड़कियां लड़के जो भी फ्रेंड बनते हैं, वो बेसिकली सब सहज योगी होते हैं जो आपस में मेडिटेशन करते हैं। तो उसी के बारे में बात चलती है और उसी के बारे में डिस्कशन होता है। या गुरबानी सुनने जाता था मैं गुरुद्वारे में, तो वहां से धीरे धीरे मेरे माइंड के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो गया। फिर चीजें ऑटोमेटिकली रिवायर होनी स्टार्ट होगी। किताबें पढ़ना शुरू कर दिया, अच्छे लोगों के साथ बैठना शुरू कर दिया। फिर कहाँ से गलत लोगों के साथ इंसान पड़ जाएगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से चीजें आपको इम्पैक्ट कर ही देती हैं, क्योंकि एट द एंड हम है तो ह्यूमन ना। कब तक चीजों से बचते बचते घूमेंगे। तो यहीं तक सेशन है। तो इसको मैं आप पोस्ट करता हूँ और आपके डाउट लेते हैं कि आपके क्या डाउट्स है। तो रोकते हैं इसे।